हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन और आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो मैंने ट्राई किया था ऐसे पेपर सॉल्व करने का था एंड कुछ क्वेश्चन उसमें से लिखने का। एंड मुझे लगता है कि मैंने अच्छा ट्राई किया एंड अच्छा लिखा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा। बट GS1 का पेपर है और आई ट्राई टू सॉल्व दिस एंड होप यहाँ से कुछ भी थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम मेरे लिए भी निकला है एंड आपके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो मेरे से ऐड है उनको कुछ चीज़ें समझ ज़रूर आएंगी। तो मैंने ट्राई किया और एटलीस्ट आपको पता है कि 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं और मैंने ट्राई किया मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की। और कैसे किया हूँ क्या किया हूँ उसमें मे भी अगर कुछ गलत भी होगा तो आप कमेंट करके बताना है कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, तो वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंसेंट इंडिया। तो इसमें मैं पूरा डिटेल आंसर नहीं लिखूंगा, उसको डिवाइड करके मैं छोटे छोटे पार्ट में और उसका मेन पॉइंट मैंने डिस्कस किया है एंड होप आप लोग को समझ आए हो। तो जियोग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंसेंट इंडिया, अगर आपको पता होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एंसेंट इंडिया बहुत सारे किंगडम थे, बहुत सारे राज्य थे, जैसे पाटलिपुत्र, मगध एंड कन्वा, संगा एंड मेनी मोर। बहुत सारी डायनेस्टी थी, साउथ से लेके नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट सब थे। तो उनका एक पार्ट था, ठीक है। और जो जियोग्राफिकल फैक्टर होता है, जिसे मान लीजिए कि आपका जो बैरियर है, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं एंड उसके बोल सकते हैं कि जो हील है, रिवर है, ये सब जो इम्पैक्ट डालते हैं, नेचुरल ओर्स है, मिनरल्स है, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी सोसाइटी कहीं पे एंड किसी भी एम्पायर को जहाँ पे वो स्टे मतलब जहाँ पे बनाते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि तो उसमें बहुत सारा ए रोल डिस्कस करना था। एंड उसके हिसाब से जैसे आपको पता है कि मगध जो था वहाँ पे आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलते थे, तो क्योंकि उनको फिर वो अपना वेपन बनाने में बहुत आसानी मिलती थी। तो यही सब चीज़ें डिस्कस करना था। एंड उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर दो एक डिफरेंट बोल सकते हो कि थोड़े बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी भी थे, क्योंकि एक यूनिवर्सल को मानते थे और एक अपना खुद का जो था उसको मानते थे। एंड एक जो गांधी जो थे थोड़ा सा ना वो ऐसा है कि एक तरह दोनों का डिफरेंस ही बताना है। तो एक तरह का चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते थे और कास्ट के थोड़े से अगेंस्ट भी थे। एंड जो टैगोर थे वो सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। एंड उसके बाद वो चाहते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो थोड़ा सा इंडिया इंटीग्रेशन हो इंडियन एजुकेशन में। एंड जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि टोटली अपना जो इंडियन एजुकेशन हो उसको प्रमोट किया जाए। एंड उसके बाद और भी सारे डिफरेंसेस थे। अगर मतलब मुझे अभी पूरे पॉइंट तो नहीं याद आ रहे, जितने पॉइंट मुझे याद है वो मैंने लिखा हुआ है। एंड ऐसा है कि जब मीन्स कि आप तैयारी करते हो तो और भी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रिपीट वाला भी क्वेश्चन था। कभी कभी सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी जी के डिफरेंट ऐप आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री का समथिंग कुछ ऐसा था। बट ठीक ठाक क्वेश्चन था। गैस तुम लोग के मन में आता होगा कि मैं PW UPSC के कोर्स के बारे में इतना क्यों बताता हूँ। तो तुम लोगों को बता दूँ कि UPSC कोर्स जो मिलता है ना, अगर किसी और कोचिंग के कंपेयर करोगे तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है। और बाई सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करना दैट इज़ नॉट ईजी। इतने कम रेट में अगर मिल रहा है तो आई सजेस्ट कि गैस तुम लोग देख लो। तो अभी PW के UPSC कोर्स अभी जो चल रहा है मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। PW है जो वो अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया एक न्यू 3 ईयर प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026 फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जिसमें आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ साथ होगी और आपको सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं, सिर्फ उसके साथ साथ इंडस्ट्री रेडी भी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्किल सिखाकर। उसके अलावा बेसिक ऑफरिंग में फाउंडेशन बैच जैसे प्रहार 2.0 2024 जो हिंदी एंड इंग्लिश में जो मिल रहा है आपको 8999 में, इसके साथ साथ संकल्प 2.0 और 2025 यह भी हिंदी एंड इंग्लिश में जो मिल रहा है आपको 10999 में। और उसके अलावा टाइटन 4.0 और 2024 जिसका रेट है 8999 ये इंग्लिश में। इसके अलावा ऑप्शनल बैच है जो आपको मिला 8999 में, इसमें आपको पीएसआई और एंथ्रोपोलॉजी जियोग्राफी सब मिल जाएंगे। एंड पीडब्ल्यू कॉम्बो भी प्रोवाइड करा जिसमें ऑप्शनल प्लस फाउंडेशन बैच मिल रहे हैं जैसे प्रहार 2.0 2024 प्लस ऑप्शनल आपको मिला 15999 में, ये हिंदी एंड इंग्लिश में। इसके अलावा संकल्प 2.0 फॉर 2025 प्लस ऑप्शनल जो कि मिला 17,999, ये हिंदी एंड इंग्लिश में। एंड टाइटन 4.0 2024 प्लस ऑप्शनल ये आपको मिला 15,999, ये इंग्लिश में।
एंड इसके साथ साथ सी सेट यूपीएससी सी सेट मेस्ट्रो 2024 पैच एट जस्ट आर 3999, जिसमें सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा रीजनिंग, मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। एंड इसके साथ साथ सिलेक्ट 360 कंप्लीट 360 तैयारी हो तो सिर्फ 4999 में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ। इसमें आपका 1-to-1 टेली मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन, हार्ड कॉपी ऑफ 19 संपूर्ण बुक, यूपीएससी का जाना, फ्री पीटी मिलते सीरीज। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट करो एंड मेरा कूपन यूज कर लेना नी 500, आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक इन बायो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो है ब्रिंग आउट द सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इज द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए यू शुड हैव आइडिया अबाउट इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसमें बस ये नहीं देखना है यार कि इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछ रहे, बहुत जल्दबाजी में हो सकता है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में लिख दिया हो, बट ऐसा है कि बहुत ध्यान से देखना है। तो अगर ये डिफरेंट कंट्री का पूछ रहा है तो इसके लिए आपको हर एक कंट्री का आइडिया और थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, सभी कंट्री का नहीं बट कुछ कंट्री का अगर याद है कि कब स्टार्ट हुआ और उसके रेलवे की वजह से सोसाइटी एंड इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट आया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें वही है कि मतलब फर्स्ट सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ इस चीज़ को फॉलो किया, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में गया, इंडिया में भी आए लेट 1850 के बाद से, और इसका भी बहुत सारा फ्रेट कॉरिडोर और वे सब चीज़ों में बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए था, तो इसमें लिख सकते थे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर था, क्योंकि और कंट्री का अगर नहीं पता है तो फंस जाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से फूड सिक्योरिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, ये आपको आइडिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी है कि जैसे मान लो मानसून कभी पहले आ जाता है, कभी लेट आता है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कि जब मान लो फसल की जब ज़रूरत है तो उस टाइम पानी, जो मानसून है, बहुत सारे इंडिया में जो फसल उगाते हैं, जो भी फूड सिक्योरिटी है ना, वो बहुत सारी डिपेंडेंट है मानसून पे। तो अगर मानसून थोड़ा भी लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड इफ़ इन केस अगर मानसून जल्दी आ गया तो भी इम्पैक्ट करता है। तो अर्ली और लेट मानसून का बहुत बड़ा रोल है। अगर ड्रफ हो गया भाई तो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर तब पानी नहीं होगी, और जब पानी नहीं होगी तो फसल अच्छे होंगे नहीं होंगे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यार फूड प्रोडक्शन पे हो जाएगा। और उसके बाद से फ्लड आ जाएगा। तो जितने भी, तो मतलब एक तरह से क्लाइमेट चेंज के जो फ्लडिंग है या लेट मानसून या अर्ली मानसून, और भी जो चीज़ें थे, ई आई नीनो करके आपने पढ़ा होगा, उसका भी इम्पैक्ट। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन ही नहीं था, इसको आराम से लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द एब्जॉर्ड फॉर्म्ड ओवर एंड वाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो एब्जॉर्ड के बारे में अगर पता होगा तो ग्लेशिएशन से रिलेटेड है, एंड जीसी लियोंग में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, 5-7 लाइन में इसको दिया हुआ है। और ये मोस्टली जो होते हैं ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जैसे ऊपर है नॉर्थन में आप साइड ऊपर जाओगे, जैसे आयरलैंड हुआ, आइसलैंड हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो वहाँ पे आपको ग्लेशिएशन पार्ट्स में मिल जाते हैं एब्जॉर्ड देखने में। तो ये भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें दिया हुआ है कि व्हाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरैया स्टर्ली इन भोजपुर रीजन, एंड हाउ वाज द डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इकोज ऑफ द रीजन। अगर आपको पता होगा कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो जब केरल से टकराता है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो साउथ वेस्ट मानसूनों को इधर से चला जाता है, और उसका जो सेकेंड पार्ट जो होता है ना, वो इधर जाता है, बंगाल साइड में जाता है। अब बंगाल साइड से आपको पता होगा कि वो म्यांमार से टकराता है, क्योंकि उसके आगे जा नहीं पाता फिजिकल बैरियर, और वहाँ से टकरा के फिर वो ईस्टर्न साइड से चला आता है। तो ईस्टर्न साइड से जब वो आता है तो हम उसको साउथ ईस्ट बोलने लगते हैं। एंड उसी को हमारे जो बिहार एंड यूपी साइड से इधर से आता है ना, तो उसको हम पुरविया बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो रीज़न यही होना चाहिए, और इसी को थोड़ा सा डिटेल में लिख देते तो इसका भी अच्छा खासा आंसर हो जाता। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो देखते हैं, उसमें यह है कि एक्सप्लेन वाई सुसाइड एमोंग यंग वोमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि सुसाइड एमोंग यंग वोमेन में नया बहुत सारी, अभी बहुत ज़्यादा रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो अगर उसका देखोगे तो रीज़न हो सकता है साइबर बुलिंग, हो सकता है मैरिज रिलेटेड इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, इंडेप्टनेस हो सकता है, एंड रिवेंज लेने के लिए बहुत सारे पोर्नोग्राफी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा अगर आप न्यूज़पेपर कवर करते हो तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलता है कि फैमिली की इशू की वजह के किसी ने फांसी लगा लिया, मैरिज रिलेटेड कुछ इशू हो गया, उसमें उन्होंने किसी ने सुसाइड कर लिया। साइबर बुलिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है।
तो ये सब चीज़ें रीज़न हो सकता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन, डिस्कस इट इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका बहुत ज़्यादा देख सकते हो यार कि आजकल फ़ोन बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड जो पेरेंट्स हैं वो भी आजकल फ़ोन में ज़्यादा लग गए हैं। तो जब बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा फैमिली से, उनके पेरेंट्स से, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ चाहिए, तो आजकल देखोगे तो ज़्यादातर अब वो फ़ोन में यूज़ हो गए। और उसकी वजह से ना उनको मेंटल जो स्ट्रेस है, मुझे लगता है कि मेंटल जो साइकोलॉजी वो थोड़ी सी चेंज होने लगी है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, एंड इसका क्या इम्पैक्ट है उनके मेंटल पे, उनका फिजिकल पे, एंड उनका सोशलाइजेशन में, इसके बारे में पूछा है। तो ठीक है, इसको लिख सकते थे। एंड उसके अलावा एक दो क्वेश्चन स्किप करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मतलब मुझे लग रहा है कि हाउ डिड द कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑपरेशन। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज आए तो ट्राइबल के जो लैंड था, फॉरेस्ट था, उसको लेने लगे एंड टैक्स लगाने लगे। तो जो भी उनकी नेचुरल हैबिटेट था, जो उनको लगता था कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल चीज़ों से, जैसे फॉरेस्ट से आ रहा है, तो उन चीज़ों पे उन्होंने अपना हक जताना स्टार्ट कर दिया, तो लॉस में चले गए। मतलब फिर उनके पास वो कुछ रहा नहीं, और फिर टैक्स भी लगाना स्टार्ट कर दिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा उन पे। तो ये सारी चीज़ें थी, और उसी के रिप्रेशन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिवॉल्ट भी हुए, जैसे पपना राइट्स हुआ एंड संथाल रिवॉल्ट हुआ, तो ये सब चीज़ें भी हुई। तो ये भी एक मॉडर्न हिस्ट्री का प्रॉपर क्वेश्चन था, इसको भी अच्छे से लिख सकते थे। एंड उसके बाद 15th क्वेश्चन देखते हैं। उसमें दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, ऐसे द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड उसके बाद से आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन आपको पता है कि जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके लिए सॉइल हो सकता है, रेन हो सकता है, हिल एरिया, प्लेन एरिया, ये सब हो नेचुरल वेजिटेशन। कहीं कहीं जैसे आप यूपी साइड, इधर यूपी बिहार साइड में देखोगे तो एलोवियल प्लेन वहाँ पे है, मिट्टी जो मिलती है, तो वहाँ पे अच्छे खासे फसल होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, अगर आप साउथ में जाओगे, कर्नाटका साइड जाओगे, तो उधर रेड सॉइल मिलते हैं, जहाँ पे कॉटन वॉटन एंड भी और सी चीज़ें हो जाती। तो हर जगह का एक अलग अलग सॉइल है, और कहीं कहीं पे मानसून ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो वो भी चीज़ें इम्पैक्ट करती है जो नेचुरल वेजिटेशन में। तो ये उसी से रिलेटेड है। फिर थोड़ा सा इन्होंने और इसमें एक और क्वेश्चन डाल दिया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सिग्निफिकेंस। तो उसमें भी अगर आप मतलब अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो उसको भी आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद पूछा है कि फ्रॉम बिग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960 इंडिया हैज इमर्ज एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजन। यार आपको पता होगा कि ये चीज़ें तो कितनी बार इकोनॉमी में ये चीज़ें हमने पढ़ी है, बहुत बार इसको पढ़ा है कि 1960 के पहले बहुत ज़्यादा हम फूड इंपोर्ट करते थे बाहर दूसरे कंट्री से, बट उसके बाद 1960 के बाद फूड एक्सपोर्ट करना स्टार्ट की, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया। और प्रोडक्शन के पीछे रीज़न क्या था कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हमने स्टार्ट किया, हाइब्रिड सीड ले आए। तो ये सब सारी जो चीज़ें थी, और उसके बाद में थोड़ा इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हक में चली गई, एंड हमने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म भी किए, जिसके वजह से हमारा कंट्री जो है ना फूड प्रोडक्शन सरप्लस करने लगा, तो हम उसके बाद से फूड को एक्सपोर्ट करने लगे। तो दिस इज़ द रीज़न। और बहुत मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, ईजी था। और इसके बाद भी और भी सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगा क्रिटिकल थोड़ा था, और मैंने उसको डिस्कस किया। एंड मेरे हिसाब से तो पेपर अच्छा था, लेकिन अगर मैं मेंस देता तो शायद मुझे लगता है कि मैंने और पढ़ाई करके और अच्छे से मैं इसको कर सकता था। तो होप ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा हो, और मैंने ट्राई किया GS1 सॉल्व करने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप लाइक ज़रूर देना अगर ये पूरा वीडियो देखे हो तो। एंड उसके बाद GS2 GS3 की और पेपर में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। होप यू गाइस तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।